देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पूरे देश में इस बार 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तराखंड में पहले ही चरण में वोटिंग होगी और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और देश भर की 105 सीटों के साथ में उत्तराखंड में भी वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को एक साथ पूरे देश के नतीजे आएंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 27 मार्च तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी, जबकि 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद में 30 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी, जबकि 19 अप्रैल को उसके बाद में वोटिंग होगी और फिर 4 जून को मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days. नहीं, उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी हैं और जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी। वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें हैं, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और पूरे देश में इस बार 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तराखंड में पहले ही चरण में वोटिंग होगी और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और देश भर में 105 सीटों पर 7 उत्तराखंड में भी पहले ही वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को एक साथ पूरे देश के नतीजे आएंगे। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 27 मार्च तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी, 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, 30 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी और 19 अप्रैल को उसके बाद में वोटिंग होगी और 4 जून जब मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। और उत्तराखंड से एडिटर हमारे साथ में जुड़ गए हैं अनुपम त्रिवेदी जी। अनुपम जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो 5 सीटों पर एक साथ इलेक्शन हो रहे हैं। किस तरह की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आप देख रहे हैं और अब तो तमाम नेताओं की तरफ से रिएक्शंस भी आना शुरू हो चुके होंगे? देखिए अमनदीप, जैसे आपने कहा पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव है, 19 अप्रैल को है। छोटा राज्य उत्तराखंड, सिर्फ 5 सीटें हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड ने स्टेज लिया है, देश की राजनीति में अपना एक इंप्रेशन छोड़ा है, इसलिए हर सीट का यहाँ बड़ा महत्व है। आपने देखा हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी ने उन्हें ड्रॉप किया, उनकी जगह में दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चांस दिया है, तो ये दिलचस्प है। कांग्रेस ने भी 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट ही डिक्लेयर नहीं करे हैं, हरिद्वार में और नैनीताल में। तो उम्मीद करी जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन में कांग्रेस अपने दोनों सीट्स पे उम्मीदवार घोषित करेगी। पौड़ी में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी चुनाव में है। इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं फिलहाल, और लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले कांग्रेस के गणेश गोदियाल हैं, तो वहां पर एक इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। टिहरी में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट रिपीट किया है और वहां पे जो पुरानी अपनी सिटिंग एमपी हैं माला राज लक्ष्मी शाह, वो दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। तो इस तरीके से देखिए एक मिक्स बैच है। बीजेपी ने 3 सीटों पे अपने कैंडिडेट रिपीट किए हैं, 2 पे नए कैंडिडेट दिए हैं। कांग्रेस ने 3 पे रिपीट किए हैं, पिछले बार जो लड़ते रहे हैं उन्हीं को रिपीट करा फिलहाल। माफ कीजिएगा, इसको मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। जैसे टेहरी में उन्होंने नया कैंडिडेट दिया है जोत सिंह गुंजोला, और 2014 के बाद उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति बदली है। देखिए उससे पहले के चुनाव में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का रहा है, कभी कांग्रेस जीतते रही है, कभी बीजेपी जीतते रही है, लेकिन 2014 के बाद जब से एनडीए का शासनकाल शुरू हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गद्दी संभाली है, उसके बाद से इक्वेशन उत्तराखंड में भी देश के अन्य राज्यों की तरह बदले हैं और यहां पर पिछले 2 चुनावों में जीत हार का अंतर भी छोटा नहीं रहा है। 2 लाख से कम वोटों से कोई कैंडिडेट नहीं जीता। तो इस बार बीजेपी का ये दावा है कि हम इस जीत के अंतर को कम से कम 5 लाख ले जाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा अमनदीप, और आगे अगले कुछ दिनों में एक्शन तो दिखेगा ही जी। लेकिन अनुपम जी, अक्सर हम अगर पिछले कुछ बार का लोकसभा इलेक्शन देखें तो मई के लास्ट तक शपथ ग्रहण भी हो चुका होता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जून तक, 4 जून को सिर्फ नतीजे ही आएंगे। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा भी कर रहे हैं कि अब टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में लोगों के अंदर उदासीनता भी आ सकती है वोटिंग को लेकर।
देखिए, इसको दो वेज में देखना पड़ेगा। दो तरफा है कि जिन राज्यों में ज्यादा फेज में और आखिरी तक चुनाव है, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो 7 फेज में ही चुनाव है। बड़ा राज्य है, तो उस तरीके से जिन कैंडिडेट्स के पास दिन ज्यादा समय है, मुझे लगता है कि उनके पास तो एक एडवांटेज होगा बाद तक इलेक्शन को करने का, क्योंकि इलेक्शन बहुत हद तक लोकसभा जैसे इलेक्शन जो होते हैं माहौल पे डिपेंड करते हैं। और बीजेपी को भी तैयारी करने का बहुत मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा डिमांड में रहते हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं पार्टी के, तो उनको देश भर में पार्टी चाहेगी कि अपने अपने इलाकों में बुलाए। तो उस तरीके से भी मुझे लगता है कि वो मददगार ही साबित होगा। हाँ, गर्मियों के दिन होंगे, मौसम बदलेगा, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ तो पहले फेज में ही चुनाव निपट जाएंगे और अगले कुछ दिनों आपको बहुत तेजी से यहाँ राजनीतिक डेवलपमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि 19 अप्रैल को तो पहले फेज की वोटिंग हो जानी है। इससे पहले मार्च में सारे कैंडिडेट्स आने, उनको नॉमिनेशन करना है। तो यहाँ तो अगले 4-5 हफ्ते बहुत एक्शन देखने वाला है मनदीप। और जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस को अभी 2 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर करने हैं, हरिद्वार और नैनीताल में, तो देखना होगा कि कितना दिलचस्प मुकाबला होता है। इस बीच एक नया डेवलपमेंट यह हुआ है कि इस बीच पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। आज भी 2 पूर्व विधायक बीजेपी के साथ चले गए, विजयपाल सचवाण है, मालचंद है, दोनों बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हरक सिंह रावत, जिन पर ईडी की तलवार लटक रही है, उनकी बहू अनुकृति गुसाई, जिन्होंने कुछ समय पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेसडाउन से, वो आज बीजेपी में शामिल हो सकती है, ऐसी खबरें आई है। कांग्रेस को उन्होंने अलविदा कह दिया है। गढ़वाल क्षेत्र की मैं बात करूं तो गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट है। यहां पर जो नेताओं के बाद नेता लगातार जाते जा रहे हैं पार्टी से, वो कांग्रेस के लिए एक जरूर चिंताजनक बात है। वो भी खासकर ऐसे मौके पे कि जब चुनाव होने वाले हैं। और बीजेपी के नेताओं को जब हमने ये बात पूछी कि क्या वजह है आप लगातार शामिल करे जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक तरीके का ये साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है। चुनाव सिर्फ वोटों के लिए नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। तो वो कांग्रेस के जो लगातार नेता आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है और कांग्रेस के कैंप में कहीं ना कहीं मायूसी तो है। तो ये भी देखना दिलचस्प अगले कुछ दिनों में क्या कांग्रेस अपना घर संभाल पाती है या ये सिलसिला जारी रहता है। मंदी लेकिन अनुपम जी, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं की तरफ से ये बातें कही गई कि इस बार 5 की 5 सीटें बीजेपी के खाते में नहीं जाने वाली है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, महंगाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये वही मुद्दे हैं जो कि इससे पहले भी विपक्ष की तरफ से भुनाए गए थे। उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। 2014 में भी हमने देखा, 2019 में भी हमने देखा, 5 की 5 सीटें ले गई। इस बार अगर हम देखें तो युवा वोटर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, महिलाएं जो वोटर्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई। ये दोनों जो वोटर्स हैं ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अच्छे संकेत दे रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से आप क्या रणनीति देख रहे हैं? देखिए मनदीप, एक बात तो यह है, अगर आप उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ हमेशा चुनाव सीधा हुआ है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चुनाव हुआ है। बसपा जरूर एक फैक्टर है, लेकिन वो हरिद्वार संसदीय सीट के कुछ पॉकेट्स तक ही सिमटी हुई है। तो सीधा चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। जब 2 आमने सामने पार्टियों में चुनाव होता है तो एक पार्टी के लिए हमेशा एडवांटेज होता है और एक पार्टी हमेशा उसका उतना प्रभाव नहीं होता। तो जो पार्टी सांगठनिक रूप से ढीले रह जाती है उसको नुकसान होता है। ये कांग्रेस के साथ आपने देखा है कि ये चीज हुई है। जैसे अभी मैं बता रहा था, जिस तरीके से नेताओं के नेता खासकर गढ़वाल की बेल्ट में छोड़ के गए हैं बीजेपी में, तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं तो दिक्कत देगा। और ये आने वाले समय में देखना होगा चुनाव में कैसे कांग्रेस इसको कवर अप कर पाती है। और यहां आप देखिए कि जैसे जो रीजनल इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी वगैरह वगैरह, अगर आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव अमूमन एक राष्ट्रीय मुद्दे पे होते हैं और ब्रांड नरेंद्र मोदी तो इतना बड़ा ब्रांड बढ़ चुका है, उसको टक्कर देना फिलहाल विपक्षियों के पास कम से कम इस बेल्ट में तो नहीं है। और जिस तरीके से देखिए अलग अलग नेताओं ने भी कहा है, आज चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है, कल अनिल बलूनी पौड़ी में आए थे, उन्होंने अपने भाषण में इस बात को कहा कि देखिए इसी क्षेत्र से जनरल रावत रहे हैं और इसी क्षेत्र से अभी के टीपी जो सीडीएस हैं चौहान साहब, मेजर चौहान साहब, वो रहे हैं। रॉ के चीफ उत्तराखंड से ही हैं। तो जो उत्तराखंड का कनेक्शन है वो मोदी जी बहुत चाहते हैं स्टेट को। तो एक कम से कम एक जो एक तरीके का एक कनेक्ट बनाने की जो बात है वो भी है। तो यहाँ पर इस मायने में बीजेपी बहुत आगे दिखती है। लेकिन अब चुनाव है, आने वाले दिनों में कौन किस पार्टी किस तरीके से बाकी चीजों को कवर कर पाती है। लेकिन कांग्रेस के लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके लिए थोड़ा चैलेंज तो है कि वो अपना प्रदर्शन सुधारे। अगर आप पिछले माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव की बात करें 2019 की, तो बीजेपी को मिले थे 61% वोट, 61%, और इसके ठीक आधे करीब 30% मिले कांग्रेस को। तो तब से अब तक 5 सालों में क्या कांग्रेस इतना बेहतर यहां कर पाएगी कि वो पुराना वाला गैप कवर कर सके और बीजेपी से आगे निकल जाए? ये देखना दिलचस्प होगा। मंदी
बिल्कुल। लेकिन जैसा कि अनुपम जी आपने यहाँ पर जिक्र किया कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जिस राज्य की जो मुख्य समस्याएं या फिर मुद्दे हैं उसको भी बीजेपी की तरफ से काफी भुनाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का हम देख लें तो वो कई बार उत्तराखंड गए, जो वहां की समस्याएं उस पर भी उन्होंने खुलकर बात रखी और जिस तरह से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार उस पर काम कर रही है उसका भी वो जिक्र करते रहे। पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, बीते दिनों हमने देखा मुख्यमंत्री ने भी उसको लेकर आगे की क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है, कैसे उसको कंट्रोल में किया जाएगा, उस पर भी अपनी बात रखी। तो क्या अब ये माना जाए कि इन मुद्दों का भी फायदा बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में मिल सकता है? देखिए, जो एक बीजेपी को अक्सर आपने सुना होगा कहते हुए कि जहां उनकी राज्य में सरकार होती है और केंद्र में सरकार होती है, डबल इंजन एक शब्द का यूज करते हैं। उनको कई जगह करा है, उत्तराखंड में भी ये डबल इंजन का रहा है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जैसे प्रधानमंत्री का भी आपने जिक्र करा, उन्होंने भी अपने भाषणों में अलग अलग समय पे कहा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स केंद्र ने यहाँ शुरू करे, चाहे वो ऑल वेदर रोड का हो, ट्रेन कनेक्टिविटी का हो, और जब वो अभी कुछ समय पहले जो इन्वेस्टर्स मीट में आए थे तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को भी वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे भी विश्व के पटल पे लाना चाहिए। तो इस तरीके की जो बातें हैं, जो पॉजिटिव लाइन की बातें हैं, मुझे जरूर लगता है कि बीजेपी उन बातों को उठाएगी और जो जो सेंटर से पैसे आते रहा है, चाहे योजनाओं में जितना पुश मिला है, वो सब चीजों को जरूर हाईलाइट करेगी। कांग्रेस की कोशिश है कि जो थोड़े बहुत गैप रह गए हैं उन चीजों को हाईलाइट करे, लेकिन वोटर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज का, ये देखना जरूरी होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ टू पार्टी हमेशा एक लड़ाई रही है, आमने सामने की लड़ाई रही है। तो उस लड़ाई में कौन बाजी मारता है? क्या कांग्रेस का जो छोटे छोटे इश्यूज को लेकर चुनाव में जाने की रणनीति है वो हावी रहेगा, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले 2 चुनाव को अगर आप देखें इतिहास, तो लगता यही है कि नेशनल इश्यूज के साथ उत्तराखंड जाता रहा है। लेकिन अनुपम जी, आज चुनाव आयोग की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो विपक्ष की तरफ से जो सवाल खड़े किए जाते हैं अक्सर, उसका भी चुनाव आयोग ने बड़ी बेबाकी से जिक्र किया और जैसा कि ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखी और कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है। अगर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर ली जाए तो क्या आप हाइलाइट्स देखते हैं आज? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ईवीएम की बात देखिए लगातार आते रही है और पिछले कुछ सालों से लगातार आ रही है। और मुख्य चुनाव आयोग ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें एक बात उन्होंने ये जरूर जिक्र इस चीज का किया कि जब रिजल्ट किसी ऐसे फेवर में आपके जब आते हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, तब तो आप कुछ नहीं कहते, और जब फेवर में नहीं होते हैं तो आप क्वेश्चन उठाते हैं। तो एक बात पे देखिए, अपोजिशन स्टिक नहीं रहा है कि ईवीएम ठीक है या गलत है। समय समय के हिसाब से उसको अपने हिसाब से देखा गया, अपने अपने चश्मे से देखा गया। तो मुझे लगता है ईवीएम का इशू अब इतना बड़ा इशू रहा नहीं है देश में। और जो जो इशू अब, जैसे आपने देखा कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेके गए, फेज 2 की लेके गए, तो जहां जहां राज्यों में गए वहां भी कांग्रेस को डेंट लगा है। बीजेपी जो साइकोलॉजिकल वारफेयर वाली जो बात है, वहां पर कई नेता अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में लास्ट फेज चल रहा है, वहां यात्रा कल को खत्म भी हो रही है। इससे पहले असम में देखा, वहां से कई कांग्रेस के नेता जाके बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कितना मोरल बूस्ट कर पाएंगी, या जो पोजीशन की अगुवाई वो कर रहा है उसका कितना कर पाएंगी, ये देखना भी कुछ दिनों में बाकी होगा। और जैसे 7 चरणों का चुनाव है कई राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में भी 7 चरणों के चुनाव है, तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे स्टेटों में किस तरीके से वो वहां पर इलेक्शन पिक करता है। मनदीप, बिल्कुल। अनुपम जी, अब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, यानी कि वो तारीखें भी सामने आ चुकी हैं जब इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में अब किस तरह की हलचल आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, और साथ ही जनता के बीच में कितना ज्यादा उत्साह है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज ये भी कहा गया कि हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें। देखिए, अभी आप बात करें चुनावी माहौल की, मैं देहरादून में हूं अभी, मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर मैंने आसपास का माहौल अभी जानने की कोशिश करी थी ये लाइव से पहले। तो अभी इलेक्शन को लेके उस तरीके का एक्साइटमेंट लोगों में जैसे दिखता है ना, पूरा एक चुनावी माहौल, वो नहीं दिखा है। लेकिन मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में अब नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं और कुछ और टिकटों की घोषणा कांग्रेस करेगी, वो करेगी, तो वो चीजें अब धीरे धीरे पिक करेंगी। और इस बार जरूर इलेक्शन कमीशन की एक कोशिश है कि देश भर में अपना जो वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ाया जाए। उत्तराखंड में इसलिए भी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है और कई जगह तो जहां लोगों को रोड्स नहीं मिलती या कोई इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रह जाती है, वो बार बार कहते हैं कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उन लोगों को कन्विंस करना, तो इलेक्शन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये चुनौती होगी। और युवा वोटर ऑफकोर्स उत्तराखंड में ज्यादा है और महिला वोटर भी ज्यादा हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका जो एक लगाव, पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि उनका झुकाव
बीजेपी की तरफ मूवमेंट रहा है ट्रेंडिंग में, जी। तो क्या वो इस बार पैटर्न रहता है नहीं रहता, वो भी देखना होगा मदीप। और अगर ये एक बार फिर से बीजेपी की तरफ ही झुकाव रहता है तो इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि युवा वोटर्स और महिला वोटर्स दोनों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 11,729 पोलिंग स्टेशन होंगे। वहीं सुरक्षा के लिए 20 कंपनी पैरामिलिट्री और साथ ही 5 पीएससी की कंपनी तैनात की जाएगी। वहीं बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है और बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट चुनाव में 95 लाख रुपए खर्च किया जा सकेगा और 85 साल के ऊपर के वोटर्स के लिए पोलिंग पार्टी घर तक पहुंचेगी और मतदान कराएगी। सब विदित है कि उत्तराखंड में काफी 100% मेरा 20 साल की सर्विस हो गया, हमेशा शांतिपूर्वक चुनाव होता है। हमारे लिए चैलेंज है एक्सपेंडिचर मनी और लिकर, ये दोनों चैलेंज है इलेक्शन करने के लिए। माननीय चुनाव आयोग ने भी इस बार नया सिस्टम शुरू किया है, एक्सपेंडिचर सीजन मैनेजमेंट सिस्टम, ESMS बोलते हैं। ये 5 राज्यों में पायलट किया गया है इससे पहले असेंबली इलेक्शन में, उसको यहाँ पर लागू किया गया है। इससे पहले क्या था, डुप्लीकेशन होता था, पुलिस ने भी पकड़ी लिकर, एक्साइज ने भी पकड़ी लिकर, वो डुप्लीकेट फिगर्स जाता था। इस बार जहां पर मौके पर जो कांस्टेबल ने सीज किया है, सब इंस्पेक्टर ने, वहीं पर उसकी एंट्री एक बार होगी। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले फेज में लोकसभा की वोटिंग होगी। वहीं चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। चुनाव तो एक तरफा है, अब देखना यह है कि मार्जिन 5 लाख से ऊपर जाता है या नीचे रहता है। आयोग का भी दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने पहले ही चरण में उत्तराखंड को लिया है। इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ अब चुनाव के कार्य में लग गए हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चुनाव होगा। पूरे देश में उत्साह का एक वातावरण है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश की जनता ने मन बना लिया है। समय कम है तो मेरे लिए तो कोई समय कम नहीं है। ये चूंकि मैं हमेशा यहाँ रहा हूँ, इस लोकसभा क्षेत्र का कोना कोना मैंने कई बार जाकर वहाँ लोगों के चरणों में निवेदन रखा है। पार्टी की ओर से प्रत्याशी मैं अब बना हूँ, लेकिन मैंने पार्टी की ओर से कई बार लोगों के चरणों में निवेदन रखा है। तो मैं कोई यहाँ के लिए नया नहीं हूँ। ये फिक्र उन्हें होनी चाहिए कि जो अभी अभी हवाई यात्रा करके यहाँ चुनाव लड़ने आते हैं। देहरादून में आज बीजेपी ने बड़ा ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया और जिसमें कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तरकाशी के गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और पुरोला से पूर्व विधायक मालचंद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दोनों ही नेताओं ने कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा डोईवाला और ऋषिकेश के भी कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। नेताओं ने समर्थकों के साथ में बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल के साथ ही हरिद्वार सीट पर बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मालचंद ने कांग्रेस में जाने को अपनी सबसे बड़ी गलती माना। वहीं विजयपाल सजवाण ने भी कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया। मैं तब नहीं गया जब 2017 में कांग्रेस का विभाजन हो रहा था बड़ी संख्या में, मैं तब नहीं गया। मुझे पदों का भी ऑफर था और सब था, लेकिन अब समय आ गया। चूंकि कांग्रेस जिस ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिस ढंग से कांग्रेस का संगठन एक फाइटर के रूप में होना चाहिए था, कार्य नहीं कर रहा था और उससे आज सारे लोग आज कांग्रेस परिवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे। मैं गलती से मैंने कहा बड़ा परिवार है, नाराजियां होती है। 2022 में कांग्रेस से चुनाव लड़ा, वो मैंने गलती महसूस की है, क्षमा मांग ली है, लेकिन इस प्रकार की कोई आगे पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं घर आ गया। जो मेरी आज जान है, पहचान है, इज्जत है, वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा है। और देहरादून से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अनुकृति ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनुकृति ने कांग्रेस के टिकट पर 2022 में लैंसडाउन से चुनाव लड़ा था। अनुकृति का नाम
पाखरो टाइगर सफारी के मामले में आया था और केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी अनुकृति से पूछताछ भी कर चुकी है और अब अनुकृति ने कांग्रेस छोड़ दी है। इससे पहले हरक सिंह की करीबी नेता रही रुद्रप्रयाग की लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और लक्ष्मी राणा ने से भी ईडी पूछताछ कर रही थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अनुकृति ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनुकृति ने कांग्रेस के टिकट पर 2022 में चुनाव लड़ा था और पाखरो टाइगर सफारी के मामले में नाम भी आया था अनुकृति का और केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी अनुकृति से पूछताछ भी कर चुकी है और अब अनुकृति ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। तो इससे पहले हरक सिंह की करीबी नेता रही रुद्रप्रयाग की लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और उनसे भी ईडी पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है, खास तौर पर गढ़वाल में कांग्रेस के नेता खिसक रहे हैं और इस हाल ने कांग्रेस के भविष्य पर भी अब सवाल खड़े कर दिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शनिवार के दिन कांग्रेस को दो बड़े झटके लगे। उत्तरकाशी के दो पूर्व विधायक मालचंद और विजयपाल सजवाण बीजेपी में शामिल हो गए, तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने भी कांग्रेस छोड़ दी। लैंसडाउन से 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ चुकी अनुकृति ईडी के टारगेट पर थी। लोकसभा चुनाव से पहले गढ़वाल से कांग्रेस के नेताओं की बड़ी खेप बीजेपी पहुंच चुकी है। इन नेताओं में उत्तरकाशी से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण, पूर्व विधायक मालचंद, टिहरी में पूर्व मंत्री दिनेश धने, पौड़ी में पूर्व सांसद उम्मीदवार मनीष खंडूरी, पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत, ब्लॉक प्रमुख नेता महेंद्र राणा, तो देहरादून में निकाय के नेता अशोक वर्मा शामिल रहे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा और अनुकृति गुसाई ने कांग्रेस छोड़ दी। शनिवार को बीजेपी में शामिल होने वाले मालचंद और विजयपाल सजवाण की गिनती प्रीतम गुट के नेताओं में होती थी। अब कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि इस हाल को हाईकमान को देखना चाहिए। निर्णय को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इसका संज्ञान भी लेगा और जो लगातार हमारे बीच से लोग जा रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत भी कराया है और निर्णय लेगा राष्ट्रीय नेतृत्व। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में कांग्रेस का हाल पहले ही खराब है। अब एक के बाद एक नेता खिसकते जा रहे हैं और यही हाल रहा तो गढ़वाल में कांग्रेस के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो लोकसभा चुनाव में कैंपेन में भी दिक्कत आएगी। रहे हैं और वो अपने अनुभव के आधार पर जो भी बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी बात पर हाईकमान ने गौर करना चाहिए और स्वयं जितने भी हमारे बड़े नेता हैं उत्तराखंड के प्रीतम सिंह जी ने सबको सोचना चाहिए, भाई जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, कौन किसके नजदीक है। हो गया गढ़वाल में कोई बचा ही नहीं, आदमी प्रीतम जी बचे हैं, बाकी मुझे दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अब लगभग जो है सब बीजेपी की ओर रुख कर रहा है। ये हालत आप लोग की और खराब होगी, वो दिख रही है। बचा क्या है, लोकसभा के बाद मुझे लगता कुछ बचेगा। गढ़वाल के हर पहाड़ी जिले में कांग्रेस नेता पार्टी के हाथ से खिसक रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 2027 चुनाव में मैदान में उतारने के लिए नेता तक नहीं बचेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।